हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन बनाने के लिए हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हुए जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं या अब से पिछले से 10 साल पहले से लगातार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो ये क्लास होने वाली है स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए जो भी 2024 से 25 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई बच्चा इस वीडियो को ना देखें, केवल 12th क्लास के ही बच्चे वीडियो देखें। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ सोल्व करिएगा क्वेश्चन। और अगर कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पर या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात बच्चों, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे। कम से कम अगर आपको शेयर नहीं करनी वीडियो तो लाइक करके तो चले जाया करें, क्योंकि लाइक से मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। फिर मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपके लिए डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कराऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। यदि समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है तो L में यह संबंध R। ऑप्शन नंबर 1 स्वतुल्य होगा किंतु सममित एवं संक्रामक नहीं, या ऑप्शन बी सममित होगा किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं, या ऑप्शन सी संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य एवं सममित नहीं, या डी सममित एवं संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य नहीं। और ये आपसे 2022 और 23 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत ही आसान है, देखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन लैंग्वेज पे मत जाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे। दो रेखाएं हैं L1 और L2, किसी समतल में स्थित जितनी भी रेखाएं हैं उसका एक सेट बना दिया। उसने बोला ना कि L जो है किसी भी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, यानी सारी की सारी रेखाएं एक समतल में है। और लेकिन हमें संबंध किन पर दिखाना है? किन्हीं भी दो रेखाओं पर, L1 और L2 पर। और L1 L2 कैसी होनी चाहिए कि L1 L2 पर लंब होनी चाहिए। तो L1 अगर L2 पर लंब है, मान लीजिए एक रेखा L1, ये L1 है और दूसरी रेखा ये L2 है, तो L1 L2 पर लंब है। ठीक है, इस टाइप से है। अब पूछ रहा है कि वो संबंध कैसा है, कि स्वतुल्य है। तो अब चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। भाई स्वतुल्य का मतलब है कि L का संबंध स्वयं L से, कि L यानी एक रेखा स्वयं पर लंब होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी रेखा स्वयं पर लंब होती है? कभी भी नहीं होती। तो अगर समांतर होती तो समांतर तो होती है, कोई भी रेखा अपने आप के समांतर होती है, लेकिन कोई भी रेखा अपने आप की लंब नहीं होती। तो स्वतुल्य तो नहीं होगा, तो स्वतुल्य नहीं है, लिखेंगे इधर को स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद अब सममित के बारे चेक करते हैं। सममित का मतलब है कि अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होना चाहिए। तो क्या देखिए, L1 L2 पर लंब है तो L2 भी तो L1 पर लंब है। भाई अगर लाइन को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, इसका मतलब ये सममित है। ठीक है, सममित की कंडीशन फॉलो हो रही है। अब किसकी चेक करेंगे? संक्रामक की। तो संक्रामक में 3 लाइन लेते हैं, मान लीजिए L1 और ये L2 और ये L3। देखिए कैसे कि L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। तो हमें ये चेक करना है L1 और L3 भी लंब होनी चाहिए आपस में, कि अगर L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है तो L1 L3 पर लंब होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए ध्यान से, L1 L2 पर लंब है, ठीक है, और L2 L3 पर लंब है। क्या L1 L3 पर लंब है? नहीं है, तो हम लिखेंगे संक्रामक नहीं है ये। तो संक्रामक नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल ये सममित है, ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। तो सममित होगा किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। अगर आपसे लंब ना देकर के समांतर पूछ लेता कि बताइए, अगर ये रिलेशन समांतर का बोल देता कि R बराबर L1 L2 और L1 L2 पर समांतर है, तब बताना ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होता। अगर मान लीजिए एक रेखा लाइन L1 है तो ये L1 खुद की समांतर होती है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है। ठीक है, और अगर दो लाइन है, एक L1 मान लीजिए और एक L2 मान लीजिए, कि L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी तो L1 के समांतर है, इसका मतलब ये सममित भी है, सममित भी है। अब अगर 3 लाइन ले लूँ कि L1 L2 के समांतर और L2 L3 के समांतर, तो L1 और L3 भी आपस में समांतर है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो जब कोई संबंध तीनों होता है, यानी सतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी, तो उसे बोलते हैं हम तुल्यता संबंध। तो ये कैसा संबंध होता है? तुल्यता संबंध। बोर्ड एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं,
इस बार लंब का मैंने कराया है, तो अगली क्लास में मैं समांतर का भी करा दूंगा आपको। ठीक है, तो समांतर में क्या होता है, तुल्यता का संबंध होता है, और लंब वाले में केवल और केवल सममित होता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5, तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंधों की संख्या का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा कि यदि a बराबर ये है तो इसमें n कितने, मतलब अवयव कितने हैं, तो हम लिखेंगे n बराबर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है। b में कितने अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, तो कितना जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, तो ये होता है 2 की पावर, जो आपका सेट ए है उसके एलिमेंट यानी नंबर ऑफ ए, और इनटू जो सेट बी है उसके एलिमेंट नंबर ऑफ बी, तो इन दोनों की गुना कर देते हैं। तो कैसे होगा, नंबर ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे इधर 3, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी इधर 3, इनटू और नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी इधर 2, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ये त्रिकोणमितीय फलन से है जिसमें इन्वर्स वाले सवाल होते हैं। तो साइन इन्वर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे 2020 में और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा कि साइन इन्वर्स से हम साइन को काट देंगे और आंसर आना चाहिए 7π/4, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इस टाइप से नहीं होगा ये सवाल। सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है, जो ये साइन का अंदर का मान है, इसका मतलब x की वैल्यू है, ये मुख्य मान में आ रही है या नहीं आ रही। तो आपको याद होगी जो फलन होते हैं आपके, जैसे साइन की मुख्य शाखा क्या होती है, साइन इनवर्स x की जो मुख्य शाखा होती है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच होती है, ये याद है ना आपको। ठीक है, और अगर मैं कोस इन्वर्स की पूछने लगूँ तो आप कहोगे सर 0 से लेके पाई की होती है, और अगर टेन इन्वर्स एक्स की पूछने लगूँ तो आप कहोगे सर माइनस के π/2 से π/2 तो होती है, लेकिन इसमें छोटा ब्रैकेट आता है और साइन इन्वर्स में बड़ा ब्रैकेट आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब कि माइनस π/2 काउंट कर सकते हैं और π/2 भी काउंट कर सकते हैं, इनके बीच के भी हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर छोटा ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब माइनस के π/2 और π/2 को काउंट नहीं करेंगे, केवल इनके बीच के काउंट करेंगे। अब सबसे पहले ये देखिए, साइन इनवर्स से साइन काट दिया, तो ये इसका मान जो है ये इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई 7 और π/4 का मतलब कितना होता है, एक π/4 का मतलब 45, और जब 45 के आप 7 में गुना करेंगे, इधर देखिए जरा, तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है, 315 आ रहा है। तो 315 जो है -90 और +90 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, जो -90 और +90 के बीच में आ जाए। तो 315 डिग्री को हम कैसे तोड़ते हैं, आपको याद होगा, हमने 10वीं में आपने बहुत करे हैं ऐसे सवाल, कि इसे लिखेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स साइन, और 7π/4 को हम 360 में से घटा के लिख सकते हैं 315 को। तो 360 का मतलब होता है 2π, और इसका मान है 315, तो इसी को लिख देंगे 7π/4। ठीक है, या 360 में से कितना घटाएं कि 315 आ जाए, तो 360 में से हम 45 घटाएंगे जब भी तो 315 आएगा। तो 45 को लिखेंगे केवल और केवल π/4। ठीक है, अब देख लीजिए इसका मान भी वही है कि 4 दूनी 8 और 8 में से 1 गया 7π/4। अब इसको कर सकते हैं हम आराम से। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, कि साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन थीटा के। तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा आपका साइन और माइनस के π/4 उठ कर आ जाएगा। ठीक है, अब साइन से साइन कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा, माइनस के π/4। माइनस के π/4 जो है आपका बिलोंग करेगा किस में, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 में। माइनस के π/4 का मतलब है -45, और ये जो है आपका -90 और +90 के बीच में आएगा या नहीं आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं काटना, पहले इसको बदल लेना है, उसके बाद में काटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल 101% आपके बोर्ड में आने ही हैं, तो इस टाइप के सवाल को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कैसे करते हैं। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए पहली बात तो अच्छे तरीके से, कि tan में 1 किसका मान होता है, कोस में 1/2 किसका मान होता है और साइन में 1/2 किसका मान होता है। दूसरी चीज़, आपको जो है माइनस वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। 6 जो फॉर्मूले मैं हर बार लिखता हूँ, जैसे साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। और अगर tan के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस के tan इनवर्स एक्स। और अगर कोट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स। और अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो लिखेंगे माइनस पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। और अगर आ जाए कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर माइनस तो क्या लिखेंगे, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए और टेबल याद होने चाहिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले tan इनवर्स में 1 किसका वैल्यू होती है, आपको पहले चलो माइनस साइन बाहर लिख लो, तो पहले लिखेंगे tan इनवर्स 1 एज इट इज। अब कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो एक्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे इधर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू है 1/2। फिर को साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस की वैल्यू क्या है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू रखिए, tan में 1 होता है पाई/4 का मान, तो लिख देंगे डायरेक्ट पाई/4 प्लस के पाई माइनस कोस में 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 का मान होता है, तो कोस 60 को लिखते हैं हम पाई/3, तो इधर आ जाएगा पाई/3 माइनस इधर लिखे 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 डिग्री का, और 30 को लिखते हैं हम पाई/6, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सबका एलसीएम ले लीजिए, 4, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 12, तो नीचे 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 से गुना, ऊपर भी 3 से गुना, तो आ जाएगा 3 पाई। इसके नीचे 1 है तो 12 बनाने के लिए इधर नीचे गुना 12 से, ऊपर भी 12 से गुना, तो आ जाएगा प्लस के 12 पाई। इधर 3 है, 12 बनाने के लिए 4 से गुना और ऊपर भी 4 से गुना, तो 4 एकम 4 माइनस के 4 पाई आ जाएगा। 12 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना, कितना आ जाएगा, माइनस के 2 पाई आ जाएगा। अब इसका मान निकालिए, 3 प्लस के 12 प्लस के कितना हो जाएंगे, 15 पाई। 15 में से 6 पाई जाएंगे तो 9 पाई बचेंगे, 9 पाई/12 है, 3 से कट जाएगा, 3 × 9 और 3 × 4 = 12। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। यही आपका जो है करेक्ट, नहीं 3 पाई/4, ठीक है, 3 पाई/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, एक तो ये 6 फॉर्मूले और दूसरी टेबल। तो इस टाइप के सवाल आपको आप धुआं कर देंगे बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके ऑब्वियो वाले चैप्टर से लिया है मैंने। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, 2022-23 में लगातार पूछा गया है। क्या है सवाल, देखिए, यदि a बराबर 0 1 1 0 तथा b बराबर 1 0 0 -1 तब b a होगा। यानी आपकी b की और a की मल्टीप्लाई पूछी है, सिंपल सा सवाल है। तो कैसे करेंगे, b a, तो सबसे पहले b लिखिए जितना भी है, 1 0 0 -1, फिर a लिखिए 0 1 1 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में गुना होगी, तो 1 0 0 हो जाएगा, और 0 × 1 ये भी 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में हो जाएगी, 1 × 1 1 हो जाएगा, और 0 × 0 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में होगी, तो 0 × 0 0, और -1 × 1 -1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम में 0 × 1 0, और -1 × 0 -0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 और 0 ये जो 0 ही होता है, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, और 0 में से 1 घटाएंगे 1 ही आएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था, सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा मुझसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपके अवयव वाले चैप्टर से है। यदि x प्लस वाई बराबर 7045 तथा x माइनस वाई बराबर -30 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल सा सवाल है जिसमें आपको दो रैखिक समीकरणें दी गई हैं, इनको हल करके केवल आपको x और y का मान निकालना है। आपने 10th क्लास में बहुत समीकरण हल करी होंगी, जैसे x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 5। तो x और y के मान आप आराम से निकाल सकते हो, चाहे आप विलोपन विधि से निकालो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से निकालो। तो हम इसमें ज़्यादातर विलोपन लगाते हैं, तो विलोपन विधि लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है x प्लस वाई बराबर 7045, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और x माइनस वाई बराबर -3 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को आप जोड़ सकते हैं जिससे y से y खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर 2x बचेगा। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो 7 में -3 ऐड करेंगे, बचेगा आपका 4। 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 बचेगा। 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 ही आएगा। और 5 में -3 ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा। ये आपका आया 2x। तो 2 से जो है इधर सब में भाग लगा दो, x आ जाएगा। तो 2 से 4 कटा 2 बार, 0 को 0 ही आएगा और इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो x का जो मान आया है आपका ये आया है। अब x का मान या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखेंगे समीकरण 1 में इधर 2 2 0 1, ये x आ है और ये y है, बराबर 7045। अब आपको y निकालना है तो इस वाले अवयव को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7405 माइनस आ जाएगा ये वाला अवयव 2021। अब इसको घटाना है, 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5, 0 में से 0 जाएगी बचे 0, 4 में से 2 गए बचेंगे 2 और 5 में से 1 गए बचेंगे 4। ये आपका आ जाएगा y, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, नोट कीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का सारणिक जो आएगा 0 आएगा। 2023 में पूछा भी गया है। अब आपको ये देखकर संख्याएं लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट इसका प्रसार कर देंगे, जिससे आपका सॉल्यूशन करके 0 आना चाहिए। अगर आप इसका प्रसार करने जा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसका प्रसार करने में। क्यों भाई, अगर हम प्रसार करेंगे तो इनकी गुना जो है आपस में बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो गुना से बचने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें ऑपरेशन कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। 15, 14, 13 ये सब अंतर एक एक का, ये सब में चाहे इधर से देख लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सब में अंतर किस किस का, एक एक का है। तो हम इसको अल्टरनेटिव क्रम में घटा देंगे। इसको C3 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं। तो C3 में से हम C2 को घटाएंगे, C2 में से C1 को घटाएंगे। अंतर कितना कितना आएगा, सब में एक एक का आएगा। तो लिखेंगे, दिया है डेल्टा यानी सारणी के बराबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो इसमें ऑपरेशन लगाओ। तो C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, इधर लिखो C3 में ऑपरेशन लगाना है कि C3 में से C2 को घटाना है, और C2 में ऑपरेशन लगाना है कि C2 में से C1 को, C3 में से C2 घटा दे और C2 में से अब C1 घटाएंगे। अल्टरनेटिव क्रम में चलेंगे, ठीक है। तो C3 में ऑपरेशन लगाया, इसका मतलब C3 को देखिए, 15 में से 14 गए बचा 1, 18 में से 17 गए बचा 1 और 21 में से 20 गए बचेगा 1। अब C2 में ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1, तो 14 में से 13 गए बचा 1, 17 में से 16 गए बचा 1 और 20 में से 19 गए बचा 1। C1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो इसको एज इट इज लिखना है। अब जब भी आपको लगातार 1 1 दिख जाएंगे तो आप अल्टरनेटिव क्रम में इनको घटा सकते हो कि R1 में से R2, R3 में से R4 ऐसे करके। तो लिखेंगे इधर R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में लगा लीजिए कि R3 माइनस R2, और R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, ठीक है। R3 में ऑपरेशन R3 ये होता है, ठीक है। ये R3 है, ये आपका R2 है और ये आपका R1 है।
तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें से इसको घटाना है। 19 में से 16 जाएंगे 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगी 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब R2 में ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R1, तो 16 में से 3 जाएंगे बचे 3, 1 में से 1 जाएगा बचा 0 और 1 में से 1 जाएगा बचा 0। ठीक है, आप ध्यान से देखिए 13 और 1, ये 1 एज इट इज बचा। अब जब भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम समान होती हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो लिखेंगे जो आपका डेल्टा आया वो कितना आया है, 13 1 1 3 0 0 3 0 0। तो लिखेंगे चूँकि R1 बराबर है R2 के, या सॉरी R2 बराबर है R3 के, अतः डेल्टा बराबर आ जाएगा आपका 0। डेल्टा का मतलब इस सारणी का मान कितना आ जाएगा, 0। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आप जो है डायरेक्ट इसको प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन प्रसार करने में आपको टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप कैलकुलेशन से बचें ताकि आपका टाइम भी बचे। तो इस टाइप से अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, ये भी आपके सारणिक वाले चैप्टर से है। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष A 2-6, B 5-4 और C K 4 और इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि K का मान 12-2 होगा। यह आपसे 2020 और 22 में पूछा भी गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया है उसको लिखे। तो दिया क्या है, दिया है आपको क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई, तो डेल्टा बराबर 35। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ है ना। अब जब भी ऐसे सवाल आए आपके सामने कि क्षेत्रफल दिया हो और आपसे किसी एक निर्देशांक में x की या y की वैल्यू पूछे, यहाँ पर k की वैल्यू पूछी है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके चलना है। लेकिन अगर आपको तीनों निर्देशांक पूरे पूरे दिए हों, जैसे k का मान कुछ और देकर यहाँ पर 2 ले देता और आपसे पूछता क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब आपको केवल और केवल पॉजिटिव ही लेके चलना है। समझ गए बात को, कि जब क्षेत्रफल देके निर्देशांक पूछे तो क्षेत्रफल को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके चलेंगे, और अगर निर्देशांक देकर क्षेत्रफल पूछे तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे क्षेत्रफल को। अब यहाँ पर 35 को हम कैसे लेके चलेंगे, क्षेत्रफल को प्लस और माइनस दोनों का। तो डेल्टा की वैल्यू है 35, तो 35 को हमने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले लिया। इधर आ गया 1/2 x1 y1 1, यानी x1 ये है y1 ये है, तो 2 - 6 1, x2 y2 1 यानी 5 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, x3 y3 क्या हो जाएगा k और 4, इधर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके एलसीएम गुना कीजिए, 35 दूनी कितना हो जाएगा +-70। ठीक है, और कितना बचा 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1। अब इस सारणी का प्रसार कर दीजिए। तो प्रसार करेंगे तो कैसे होगा इसका प्रसार, किसी भी रो के सापेक्ष इधर कर दीजिए, C3 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो लिखेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, इधर है +-70 बराबर। तो इधर लिखेंगे सबसे पहले 1 और 1 इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 4 पंजे 20 -4 × k यानी 4k, फिर -1 और इसको ढकेंगे, बीच वाले को ढकेंगे, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस के 6k हो जाएगा, और आ जाएगा प्लस के 1 और इधर ढकेंगे इसे, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस के 5 6 30 हो जाएगा। तो इधर लेके चलेंगे +-70, कितना बचा 20 माइनस के 4 के, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 माइनस के 6 के, +1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 8 प्लस के 30, कितना आ जाएगा 4 20 और में से 8 गए, बचेंगे आपके 12, ये +8 से -8 कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 30 कितने हो जाएंगे 50, और माइनस के 4 के और माइनस के 6 के कितने हो जाएंगे माइनस के 10 के, +-70। अब दो कंडीशन है इसमें, एक प्लस की एक माइनस की, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो इधर आ जाएगा +70 बराबर 50 - 10 के। ठीक है, इस 50 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, कितना बचेगा माइनस के 20 बराबर माइनस के 10 के, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से
10 से कितना आ जाएगा 2, नहीं यहाँ पे जो है प्लस के 20 बचेगा ना, 70 में से 50 जाएंगे, प्लस के 20 बचेगा, 0 से 0 और माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, के का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। अब माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो कितना आ जाएगा इधर -70 बराबर 50 माइनस के 10 के। अब सब 50 को इधर ले जाएंगे, माइनस के 50 हो जाएगा, माइनस के 50 और माइनस के 70 हो जाएंगे, माइनस के 120 बराबर माइनस के 10 के। माइनस से माइनस गया और 0 से 0 गई, के का मान कितना आ जाएगा 12। तो के 2 मान आए हैं, एक -2 और 12। वो उसने सवाल ने पूछा था कि सिद्ध कीजिए, के मान 2 आएंगे, एक 12 और एक -2, यही सिद्ध करना था। अतः के बराबर 2 या 12 और -2। ठीक है, ये 2 मान आए हैं के। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। ये अवकलन वाले चैप्टर से है। कोस साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं अवकलन, आप सभी को आता होगा, जल्दी से इसको कीजिए। देखिए इसको मान लीजिए y बराबर कोस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y को क्या लिखते हैं dy/dx, और cos का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस के साइन x। ठीक है, अब देखिए अगर ये cos x होता खाली तो हम लिख देते माइनस साइन x, लेकिन x के स्थान पर ये पूरा है। ठीक है, तो इसके स्थान पर भी क्या आएगा, पूरा आएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर। तो cos x का समाकलन क्या हो गया सॉरी अवकलन माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब इसके जो अंदर है साइन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन भी होगा गुना में, तो साइन का अवकलन होता है कोस। ठीक है, और अंदर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होगा, कितना आ जाएगा 2x। तो सब कुछ गुना में है तो हम 2x को पहले लिख लेंगे और माइनस के 2x आ जाएगा पहले, फिर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अति लघु में पूछा गया था आपसे 2024 में, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 यदि x नॉट इक्वल्स टू 2 और 0 यदि x इज इक्वल टू 2 द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। और ये सीधा 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। तो इसके जो है 101% आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। ज़रूरी नहीं है आपको फलन यही देखने को मिले, इससे अलावा दूसरा फलन मिल जाएगा, लेकिन मेथड सबका सेम रहता है, ध्यान से देखना है। पिछले साल भी पूछा गया था और हर बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। आपको जो फलन दिया है लिखेंगे, पहले दिया है एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 यदि x डज नॉट इक्वल्स टू 2 यदि x बराबर 2 तो फलन है आपका 0। अब हमें x बराबर 2 पर इसकी सततता और अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, 2 का मतलब a हो जाएगा। तो सबसे पहले संतत्य निकालेंगे। सातत्य का निकालने के लिए LHL और RHL निकालना होता है। तो LHL क्या होता है आप सभी जानते हैं, LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, ये होता है सॉरी a माइनस h, ये होता है आपका LHL। अब a इसमें हो जाएगा 2। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अब 2 माइनस h का मतलब है जब फलन 2 से छोटा है, यानी 2 से छोटा है इसका मतलब 2 के बराबर नहीं होगा। तो जब 2 के बराबर नहीं है तो फलन का मान क्या है मोड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, और x के स्थान पर क्या आ जाएगा 2 माइनस h आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड x के स्थान पर लिखेंगे 2 माइनस h और माइनस के 2 ऑलरेडी है, मोड लग गया बटे में h के x के स्थान पर आ जाएगा 2 माइनस h और माइनस 2 ऑलरेडी है। ठीक है, अब 2 से गया 2 और नीचे भी 2 से गया 2, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये माइनस h बचा मोड के अंदर और नीचे माइनस h बचा। जब मोड के अंदर निगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव, जब मोड हटता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसके मोड हटाने के बाद आएगा h और नीचे माइनस h है। लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, एच से गया एच, कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, तो एच की वैल्यू भी रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी LHL कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब RHL निकालिए इसके लिए, तो लिखेंगे RHL, सॉरी यहाँ पर देखिए LHL जो है -1 आया। ठीक है, तो LHL आया -1, तो RHL कितना आ जाएगा इधर, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और ए का मान है कितना 2, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच। ठीक है, 2 प्लस एच का मतलब भी क्या हो जाएगा, फलन कि 2 से बड़ा होगा, जब 2 से बड़ा होगा इसका मतलब 2 के तो बराबर नहीं होगा, तो भी फलन हमें क्या लेकर चलना है, मोड वाला ही लेकर चलना है। तो इसमें लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच -2 का मोड और बटे में 2 प्लस एच। ठीक है, 2 से गया 2, नीचे भी 2 है, 2 से गया 2, तो ऊपर बच गया लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 मोड एच अपॉन में एच, मोड हटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस के एच ही आएगा, बटे में एच, और एच से गया एच, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1। तो RHL मेरा कितना आया 1 और LHL आया -1, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब जब दोनों बराबर नहीं आ रहे तो हम फलन को क्या बोलेंगे, असतत बोलेंगे, क्योंकि LHL और RHL डज नॉट इक्वल्स टू इक्वल, अतः फलन सतत नहीं है। अतः फलन सतत नहीं है। अब उसने बोला है सततता और अवकलनीयता दोनों की जांच करनी थी। अगर कोई फलन सतत होता तो उसके बाद हम चेक करते कि वो अवकलनीय है या नहीं है, लेकिन अगर फलन सतत ही नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं है। तो ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि फलन सतत नहीं है इसलिए फलन सतत नहीं है इसलिए अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। ठीक है, अवकलनीयता की जांच तब करते हैं जब हमारा फलन सतत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फलन सतत ही नहीं है तो हम अवकलनीयता की जांच भी नहीं करेंगे। ये नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, यदि y बराबर a cos t प्लस b sin t, तब सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। और ये सवाल आपका 2024 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपको लिया है y दिया है वैसे लिखेंगे cos t प्लस के b sin t। अब सिद्ध करना है हमें d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो d2y अपॉन dt स्क्वायर का मतलब है कि dy अपॉन टी का अवकलन 2 बार करेंगे। तो पहले हम y का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इधर लिखेंगे dy अपॉन dt, ये a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन t, तो इधर लिखेंगे माइनस साइन t। b कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और sin t का अवकलन हो जाएगा cos t, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसका पुनः अवकलन कीजिए। तो पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे d2y अपॉन में dt स्क्वायर बराबर माइनस a कांस्टेंट वैल्यू है एज इट इज रहेगी, sin t का अवकलन हो जाएगा cos t, b कांस्टेंट वैल्यू है एज इट इज रहेगी और cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन t। इसको थोड़ा सा लिखिए, माइनस a cos t हो जाएगा और माइनस के b sin t हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, यह आ जाएगा a cos t प्लस के b sin t d2y अपॉन dt स्क्वायर, और a cos t प्लस b sin t किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर y लिख सकते हैं इसके स्थान पर। ठीक है, d2y अपॉन dt स्क्वायर, y को इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस के y इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। देख सकते हैं 2013 में पूछा, 16, फिर 17, फिर 19 और 23। ठीक है,
सवाल क्या है, y बराबर एक्स की पावर x और डॉट 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 इनफाइनेट तक जा रही है पावर। तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग x बेस e। तो ये कैसे होते हैं, जब भी फलन की पावर फलन और फलन की पावर फलन अनलिमिटेड यानी इनफाइनेट टर्म्स तक जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि y बराबर पहले लिखेंगे दिया है y बराबर एक्स की पावर डॉट 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 इनफाइनेट तक जा रही है। तो अगर मैं एक x की पावर यहाँ से हटा लूँ तो ये भी क्या बचेगा, x की पावर इनफाइनेट, यानी ये भी वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है ना। तो हम इसकी जगह y लिख सकते हैं या नहीं। तो y बराबर एक्स की पावर y। तो जब भी आपको ऐसे सवाल मिले कि अनलिमिटेड टर्म्स तक पावर जा रही हो तो एक x को छोड़ करके बाकी को y के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा y बराबर एक्स की पावर y। तो जब फलन की पावर फलन होती है तो हम दोनों ओर का लॉग लेते हैं, याद है आपको। तो लिखेंगे दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर, तो इधर हो जाएगा log y और यह आ जाएगा log x की पावर y। तो y पहले आ जाएगा log में, तो लिखेंगे log y बराबर y log x, ठीक है। अब दोनों ओर का अवकलन कर देना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log y का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन वाई और फिर y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये गुना वाला फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन एज इट इज, अब पहले का अवकलन तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये भी dy अपॉन डी एक्स है, ये भी dy अपॉन डी एक्स है, दोनों को एक साइड ले आओ। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स, इधर आ जाएगा ये माइनस के log x dy अपॉन डी एक्स और बराबर ये आ जाएगा y अपॉन एक्स। अब यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकता हूँ, मैं लिखूँगा इधर dy अपॉन डी एक्स, अंदर बचा 1 अपॉन वाई माइनस के log x और इधर बचा y अपॉन एक्स। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस के y log x और बटे में y बराबर y अपॉन एक्स। अब इसकी गुना इसमें कर देंगे और इसकी गुना इसमें कर देंगे, लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर y की y में गुना होगी तो y स्क्वायर और इसकी इसमें हो जाएगी तो लिखेंगे x इंटू 1 माइनस वाई log x, है ना। अब इस x को इधर पे ले जाइए, कितना आ जाएगा x dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई log x, और यही हमें प्रूफ करना था, देख सकते हो आप x dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई log x, यही क्या करना था आपको, प्रूव्ड करना था। तो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और है कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है। तो जब भी फलन दूसरा हो और उसका सापेक्ष बदल दे, जैसे हमारा पहले फलन होता था y के सापेक्ष x का या x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात करिए, लेकिन अब की बार फलन के सापेक्ष फलन का हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो इस फलन को हम y1 नाम दे देंगे और इस फलन को हम y2 नाम दे देंगे। तो लिखेंगे माना, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले y1 बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर y2 मान लेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो है सीधा अवकलन ना करके पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेना है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो इसमें हम x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, कोस थीटा या साइन थीटा। मैंने बताया है आपको, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन हो तो x के स्थान पर या तो साइन थीटा पुट करते हैं या कोस थीटा पुट करते हैं। तो लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा y1 बराबर tan इनवर्स 2 साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये एक काम कीजिए, यहाँ पर साइन ना कर करके tan पुट कीजिए, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम जो है tan थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस 2
या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसलिए मैंने x बराबर टेन थीटा पुट करा। ये किसका फॉर्मूला है? टेन टू थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो लिखेंगे टेन टू थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? टू थीटा बचेगा। और थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर पुट करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा वाई बराबर, ये वाई वन चल रहा है ना, वाई वन। अब इसका अवकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? टू। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये तो आ जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स। अब इधर आ जाइए, वाई टू बराबर है कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी एक्स के स्थान पर टेन थीटा पुट करेंगे, तो माना एक्स बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहाँ पर पुट करिए वाई टू बराबर कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे, तो ऊपर आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा? टेन टू, ये भी टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे इधर ये होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा, तो ये जाएगा कोस से कोस क्या सम, बचेगा टू थीटा। ये आ जाएगा वाई टू, थीटा की वैल्यू रख देंगे टू टेन इनवर्स एक्स, फिर इसका अवकलन करेंगे डी वाई टू अपॉन डी एक्स, इसमें भी सेम है, ये आ जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है कि इसका इसके सापेक्ष अवकलन निकालना है, यानी वाई वन का वाई टू के सापेक्ष अवकलन निकालना है, तो लिखेंगे डी वाई वन अपॉन डी वाई टू। भाई इसका मतलब यही तो है कि वाई वन का अवकलन वाई टू के सापेक्ष, तो इसका मतलब हो जाएगा डी वाई वन की वैल्यू क्या है? ये लिखेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स बटे डी वाई टू को मैं लिख सकता हूँ डी वाई टू अपॉन डी एक्स। इससे होगा क्या कि डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, और अब भी बात वही है कि डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, लेकिन इसका मान अलग है और इसका मान अलग है। देखिए इसका मान कितना है? टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मान कितना आया था? टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम है तो सेम सेम से सेम कट जाएगा, बचेगा क्या? वन। तो डी वाई वन अपॉन डी वाई टू बराबर आ जाएगा वन। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना कम से कम 2 या 3 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स की क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम की क्यूब पर परवनता ज्ञात कीजिए। तो परवनता क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है परवनता। ठीक है, तो सिंपल सा एक वक्र दिया है, आपको इसका अवकलन निकालना है और कुछ नहीं करना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स की क्यूब, तो यहाँ से इसका अवकलन निकालिए डायरेक्ट, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स की क्यूब का अवकलन थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये टू या कह दीजिए टू ए वाई हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर। ये टू ए वाई को इधर ले जाइए भाग में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मान आया? थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए वाई, ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये है आपकी परवनता, लेकिन उसने बोला बिंदु, यानी एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है, तो इस बिंदु पर परवनता निकालनी है। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एट ए एक्स बराबर ए एम स्क्वायर और वाई बराबर ए एम की क्यूब, यानी इस पर हमें परवनता निकालनी है। तो लिखेंगे थ्री एक्स की वैल्यू कितनी है? ए एम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? ए एम स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन टू ए। वाई की वैल्यू कितनी है? ए एम की क्यूब। इसको सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर एम की घात चार बटे में टू ए स्क्वायर एम की घात तीन। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, एम की क्यूब से तीन पावर ख़त्म हुई, तो बचा तीन बटे दो एम। ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर ए एम की क्यूब या एम स्क्वायर और वाई बराबर ए एम की क्यूब। तो ये है आपकी परवनता। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए पहले।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले चैप्टर से है, कि जिसमें अवकलन के हम अनुप्रयोग करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/x की पावर x का महत्तम मान e की पावर 1/e है। देख सकते हैं 2011, 12, 13, 14 यानी 4 साल लगातार आया, उसके बाद NCERT में भी गिवन है। अब देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। तो इसको हम y के इक्वल मान लेंगे, तो माना y बराबर 1/x की पावर x। तो इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1/x की पावर x से लिख सकता हूँ इसे। भाई x की 1 की पावर कुछ भी हो तो वो एज इट इज रहेगा, और यह आ जाएगा आपका x की पावर x। तो फलन की पावर जब फलन होती है तो हम क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा, log y बराबर log 1/x की पावर x। अब ये देखिए log m/n का फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं चूँकि log m/n बराबर होता है log m और माइनस log n, है ना। ठीक है, तो लिख देंगे log m की वैल्यू 1 माइनस log n की वैल्यू हो जाएगी x की पावर x। तो log y, अब log y एज इट इज, और log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस, अब log x की पावर x। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि x की पावर x या a की पावर a में हमेशा वो log 1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये x पहले आ जाएगा, तो x log x बनेगा। तो क्या आ जाएगा, log y बराबर माइनस के x log x। अब इसका हमें अवकलन करना है कितनी बार, 2 बार, क्योंकि इसका महत्तम मान निकालने के लिए या निम्नतम मान निकालने के लिए हमें 2 बार अवकलन चाहिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इधर आ जाएगा 1/y और dy/dx माइनस, बाहर एज इट इज पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का अवकलन x का हो जाएगा 1। तो x से गया x, कितना आ जाएगा, -1 प्लस के log x आ जाएगा, और dy/dx, इस y को इधर पहुंचा दीजिए तो माइनस के y इधर चला जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू ये आ जाएगी। अब d2y/dx स्क्वायर और निकालेंगे, तो d2y/dx स्क्वायर यानी इसका पुनः अवकलन कर दो। अब ये पहला फंक्शन बन गया और ये सेकंड फंक्शन बन गया, तो लिखेंगे -y, माइनस चिन्ह बाहर ले लो। फर्स्ट फंक्शन है जी, दूसरे का अवकलन 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x, प्लस दूसरा फंक्शन है जी और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन dy/dx। ठीक है, माइनस 0 प्लस 1/x ही होगा, और y की गुना करेंगे तो 1y/x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस log x। अब देखिए dy/dx का मान है कितना, माइनस के y 1 प्लस log x, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस के y 1 प्लस के log x, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, यह आ जाएगा y/x प्लस के 1 प्लस log x और 1 प्लस log x जब गुना होंगे आपस में तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 1 प्लस के log x का स्क्वायर, और जब प्लस की माइनस में गुना होगी तो माइनस के y आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये आया आपका d2y/dx स्क्वायर। अब d2y/dx स्क्वायर को हम यहीं पर रोक देंगे। पहले हमें ये चेक करना है y की वैल्यू है कितनी या x की वैल्यू है कितनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एक शर्त होती है क्या, कि dy/dx का मान जो है आपका 0 आना चाहिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। अब dy/dx का मान है कितना, ये रहा माइनस के y 1 प्लस log x, तो यहाँ पर पुट करिए माइनस के y और 1 प्लस के log x बराबर 0। इस 1 प्लस log y को इधर ले जाइए, 0 चला जाएगा, तो 1 प्लस के log x बराबर कितना आ जाएगा, 0। या 1 को इधर ले जाइए, कितना जाएगा, log x बराबर -1, और log x में 1 किसकी वैल्यू होती है, log e की वैल्यू होती है 1, है ना। आप जानते हैं ना कि log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 ही होती है। ठीक है, तो हम इसको e भी बोल सकते हैं log 1 को। अब माइनस का है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस माइनस को हम पलट के लिख सकते हैं log 1/e। आप जानते हैं कि log 1/x का जो मान होता है माइनस के log x के बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर मुझे इसको प्लस का बनाना होगा तो मुझे इसको पलटना होगा। तो अगर मुझे e को
इस log को प्लस का बनाना होगा तो e को पलटना होगा, तो यह आ जाएगा log 1/e log x। log से log कैंसिल, तो x बराबर कितना है 1/e, यानी x का मान मेरा कितना है 1/e है। तो अब x बराबर 1/e पर हम ये चेक करेंगे कि d2y/dx² पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर निगेटिव आ जाएगा तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1/e पर d2y/dx² बराबर, तो d2y/dx² है कितना, y की वैल्यू रखो यहाँ पर, माइनस बाहर है, y की वैल्यू 1/e और बटे में x है। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आगे लिखता हूँ। पहले d2y/dx² उतार लीजिए, d2y/dx² बराबर माइनस के है y/x प्लस, और क्या है माइनस है, सॉरी, तो माइनस के y और 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर। ये है आपका d2y/dx²। अब यहाँ पर लिखेंगे d2y/dx² का मान हमें निकालना है कितने पर, x बराबर 1/e पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माइनस के y/x, तो माइनस के y की वैल्यू कितनी थी, आप पहले y की वैल्यू लिख लीजिए भाई। y की वैल्यू थी आपकी 1/x की पावर 1x थी, यही तो थी y की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये y बराबर कह सकते हैं 1/x की पावर x, ये आपको याद है। तो y की वैल्यू है 1/x की पावर x, और साइड में भी क्या है, इनटू में x है, तो नीचे x आ जाएगा। माइनस y की वैल्यू है 1/x की पावर x, और यह आ जाएगा 1 प्लस के log x²। अब सारा फंक्शन ये x में हो गया, अब x की वैल्यू रख देना है, तो माइनस के 1/e की पावर, देखिए x की वैल्यू कितनी है 1/e, x की वैल्यू 1/e है, और x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/e आ जाएगी, इनटू में x की वैल्यू कितनी है 1/e है, माइनस के 1/x की पावर x, यानी यह जाएगा x की वैल्यू 1/e और x यानी 1/e, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस log x की वैल्यू कितनी है 1/e, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा e 1 की पावर कुछ भी हो, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे e की पावर 1/e आ जाएगा, ये आया ना, इनटू ये जो e है ये ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/, यह आ जाएगा 1/e की पावर 1/e और 1 प्लस, अब e अगर मुझे ऊपर ले जाना होगा तो फिर से माइनस साइन लग जाएगा इधर, तो e ऊपर चला गया और सारा का सारा कैसा आ जाएगा मेरा माइनस, ये e की पावर e ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर 1/e इनटू में आ जाएगा e, और माइनस के ये भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, e की पावर 1/e इंटू 1 माइनस के log e का स्क्वायर। अब देखिए log e की वैल्यू होती है 1, और 1 में से 1 चला जाएगा 0, ये सारा भाग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, e इंटू 1/e इंटू e, और e का जो मान होता है हमेशा 2 और 3 के बीच में होता है e का मान, तो जब e का मान हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव और बाहर निगेटिव साइन है, तो सारा का सारा फंक्शन कैसा आएगा आपका निगेटिव आएगा। तो हम पहले लिख देंगे इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए, तो e की पावर 1/e इंटू e, ये बचेगा क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ऋणात्मक है, ऋणात्मक, जब ऋणात्मक हो जाएगा d2y/dx² x बराबर 1/e पर, तो इसका मतलब क्या है कि जो d2y/dx² है क्या है, उच्चिष्ट है यानी महत्तम है, अतः x बराबर 1/e पर फलन महत्तम है। ठीक है, ये तो पता लग गया कि महत्तम है या न्यूनतम है, लेकिन सवाल ने बोला था कि महत्तम मान ज्ञात कीजिए, तो महत्तम मान के लिए हम y बराबर जो हमारा फंक्शन था 1/x की पावर x, इसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे 1/e की पावर e हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू 1/e हो गया और x की वैल्यू 1/e हो गया। अब इस e को कहाँ ले जाओ ऊपर, तो e की पावर आ जाएगा 1/e, और यही आपको क्या सिद्ध करना था कि y का जो महत्तम मान है e की पावर 1/e आना चाहिए। देख सकते हैं पीछे पलट के, ये रहा कि इस फंक्शन का महत्तम मान e की पावर 1/e आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और समझने वाला सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। पूरा का पूरा सवाल मैंने आपको समझाया है कैसे कैसे करना है,
बस कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी टफ कैलकुलेशन है लेकिन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं जो ना करने से ना हो, ठीक है। चलिए ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके समाकलन स्टार्ट हो गया। अब तो समाकलन का सवाल है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा कभी गया है बोर्ड में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें नहीं पता डायरेक्ट, लेकिन अगर खाली कोस एक्स का समाकलन पूछता तो उसका समाकलन साइन एक्स होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर पूछ ले तो कैसे करेंगे? तो याद है आपको एक फॉर्मूला कोस स्क्वायर कोस 2 थीटा का, कोस स्क्वायर के पदों में कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, याद है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसको 1 को इधर ले जाएंगे, 1 प्लस के कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। या 2 से डिवाइड लगा दो इधर, 1 प्लस के कोस 2 थीटा अपॉन 2 बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे, एक्स होगा तो एक्स लिखेंगे। यानी कोस स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस 2x बटे 2। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस के कोस 2x बटे 2 है ना। अब इस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो अंदर बचा 1 प्लस के कोस 2x और dx। अब इसका समाकलन करिए, 1/2 बाहर ही रहेगा। 1 का समाकलन क्या होता है? x होता है। कोस का समाकलन होता है साइन, और अंदर 2x है तो 2x 2 से भाग हो जाएगा, और प्लस के c। अब इस 2 की गुना कर देनी है और कुछ नहीं, 1/2x प्लस के साइन 2x बटे में 4 प्लस के c। तो 1/2x किस में है? 1/2x प्लस के 1/4 साइन 2x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल ऐसे ही करते हैं, हर बार पूछा जाता है ज़्यादा से। और इसके जगह अब की बार कोसाइन स्क्वायर एक्स दे देगा ज़्यादा। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। x के सापेक्ष साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात कीजिए, 2024 में पूछा गया है। तो किस टाइप से होगा ये समाकलन? आप याद है कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें क्या ज्ञात करना है? i बराबर साइन x या साइन tan इनवर्स x और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष है तो dx लिखेंगे। अब लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t। इसे क्यों माना? क्योंकि इसका अवकलन नीचे रखा हुआ है। तो tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x का dx और t का dt। यानी ये वाली टर्म तो किस में चली जाएगी? dt में, और साइन tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर साइन t और dt। अब साइन का समाकलन आप सभी जानते हैं, माइनस के कोस टी प्लस के सी। अब वापस से टी की वैल्यू रख देंगे, कितनी है? tan इनवर्स एक्स, तो माइनस के कोस tan इनवर्स एक्स प्लस के सी। ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। 1/e⁻x - 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और सीधा 5 नंबर में पूछा जाता है आपसे। देख सकते हैं कितनी बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, और एनसीईआरटी का है तो स्पेशल से इम्पोर्टेंट हो गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? जब भी नीचे e⁻x हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा e⁻x को ज़बरदस्ती इसमें से कॉमन लेते हैं। तो लिखेंगे 1/e⁻x - 1 dx बराबर, इसमें से e⁻x कॉमन ले लीजिए। e⁻x कॉमन ले ली तो यहाँ से बचा 1, और 1 के साथ कुछ नहीं था e⁻x में, तो इसमें आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ज़बरदस्ती कॉमन ऐसे लेते हैं। अब e⁻x को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के e⁻x हो जाएगा। 1 माइनस e⁻x को फिर से ऊपर लिख दीजिए, e⁻x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे याद है कि e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। तो इसका अगर मैं t मान लूँ पूरे को, तो ऊपर मेरा अवकलन रखा हुआ है। तो लिखेंगे माना 1 माइनस e⁻x बराबर हमने t मान लिया। तो ये कितना आ जाएगा? 1 का अवकलन 0, और माइनस e⁻x का अवकलन माइनस के e⁻x हो जाएगा, और dx बराबर में dt। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो प्लस के e⁻x dx बराबर कितना आ जाएगा? dt। यानी ऊपर वाला फंक्शन किस में चला जाएगा? dt में। तो लिख देंगे इसे, अतः यह जाएगा
dt में, और बटे नीचे वाले को हमने t मान लिया तो ये देगा t, और 1/t का समाकलन आपसे भी जानते हैं कितना होता है, log t प्लस c, और log में t की वैल्यू रख देना है। t की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस e⁻⁻x। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपके सामने, समाकलन में x² + 1/x² - 5x + 6dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाएं कि नीचे के एक द्विघात समीकरण हो तो उसमें हमेशा हम आंशिक भिन्न लगाते हैं, ये तो आपको मालूम है। लेकिन आंशिक भिन्न लगाने से पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला जो है नीचे वाले की घात से कम होना चाहिए। यानी ऊपर खाली x+1 या x-1 होना होगा तो ही हम आंशिक भिन्न लगा देंगे। लेकिन अगर दोनों की घात सेम है, जैसे इसकी भी घात x², इसकी भी घात x², तो पहले इसको प्रॉपर भिन्न बनाइए। ये अभी उचित भिन्न नहीं है, तो लिखेंगे पहले इसको भाग लगा के। क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाग लगा के दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो नीचे वाले से भाग लगाएंगे x² - 5x + 6, और अंदर है x² + 1। ठीक है, अब इससे हमें भाग लगाना है। ये x² है, ये भी x² है, तो 1 × 1 चल जाएगा, 1 × 1। ठीक है, तो इधर आ जाएगा x² - 5x और प्लस के 6। तो इसमें से घटाएंगे, माइनस के प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। x² से गया x², बचा क्या आपका 5x और माइनस के 6 बचा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, हाँ है ना, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। तो भाज्य क्या है इसमें, x² + 1 बराबर भाजक कितना है, x² - 5x + के 6 इंटू भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल कितना है ये 5x - के 6। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ये मान। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसका मान रखूँगा तो कितना आ जाएगा, या एक काम करिए, x² - 5x + 6 से इसमें भाग लगा देंगे तो दोनों और भाग लगेगा, x² + के 1/x² - के 5x + के 6, इसमें भी भाग लगेगा दोनों तरफ। तो x² - के 5x + के 6 इंटू 1/x² - के 5x + के 6, इसमें भाग लगाया अलग और इसमें भाग लगाएंगे अलग। ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 + के 5x - 6 बटे में x² - के 5x + के 6, ये बचेगा आपका। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मान ये होगा, यानी इसके इक्वल में हम ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 + के 5x - 6 बटे में x² - के 5x + में 6। अब ये आपका एक उचित भिन्न है। अब इसमें हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। अब आंशिक भिन्न लगाने से पहले नीचे वाले का हम फैक्टर कर लेंगे। तो इसमें हम फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 5x - के 6 बटे, इसके फैक्टर करिए, 2 × 6 तो x² - के 3x - के 2x और प्लस के 6, पूरे फैक्टर हो रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 + 5x - 6 अपॉन, यहाँ से कॉमन लेंगे x तो बचेगा x - 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x - 3 बचेगा, और dx यहाँ से लिखेंगे 1 + 5x - 6 अपॉन x - 3 इंटू x - 2। ठीक है, अब इसका समाकलन करना है, तो हम इसके 2 समाकलन के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। कैसे, एक तो सर 1 का समाकलन अलग और इस वाले का समाकलन अलग। ठीक, अब 1 का समाकलन तो आप आराम से लिख सकते हो x, लेकिन इसका समाकलन होगा आंशिक भिन्न से। तो लिखेंगे आंशिक भिन्न लगाने पर आंशिक भिन्न लगाने पर, तो जो आंशिक भिन्न लगाने पर क्या होता है, जो भी आपको आंशिक भिन्न लगानी है, इसमें आपको आंशिक भिन्न लगानी है, तो इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, तो यानी 5x - के 6, यहाँ पर जो है कितना आएगा, 5x - के, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक जब हम भाग लगा रहे थे तो x² से x² कट गया था, और 5x, ये प्लस के 1 है, ये माइनस के 6 है, तो माइनस के 5 बचना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 5, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस के 5, और यहाँ भी -5, और यहाँ पर भी -5, और यहाँ पर भी -5,
और यहाँ पर भी -5। ठीक है, अब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा -5 और बटे में कितने फैक्टर हैं इसके, 2 फैक्टर हैं, x-3 और x-2। तो सबसे पहले हम a मानेंगे और नीचे पहला फैक्टर लिखेंगे, फिर b मानेंगे और दूसरा फैक्टर लिखेंगे। यही तो होता है आंशिक बिट। अब इसकी गुना करिए इसमें, इसकी गुना करिए इसमें, तो a इंटू x-2 आएगा और प्लस b x-3 आ जाएगा और बटे में आएगा x-3 और x-2 और साइड में है 5x-5 अपॉन x-3 इंटू x-2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 5x-5 बराबर a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-3। अब हमें a और b का मान निकालना है। a और b के मान निकालने के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा। तो x बराबर 2, यदि x बराबर 2 तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 में से 5 गए, 5 बचे इधर, बराबर यहाँ पर जैसे ही हमने 2 पुट करा तो 2 में से 2 गए 0, यानी वो टर्म तो 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या b और 2 -3 यानी -1 बचा। तो b का मान कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, और यदि इस फैक्टर को 0 बनाने के लिए हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। यदि x बराबर 3 तो यहाँ पर 3 पुट करा तो 3 पंजे 15 और 15 में से 5 गए बचे 10, बराबर इधर 3 पुट करेंगे, 3 में से 2 गया 1 और 1 इंटू ए ही होता है, यानी a का मान आ गया 10। तो a और b का मान कहाँ रख देंगे, इसमें समीकरण नंबर 1 में। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। a व b का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो a और b का मान रखेंगे, इधर आ जाएगा 5x-5 बटे में x-3 और x-2 बराबर a का मान कितना है 10 बटे x-3 और प्लस b का मान कितना है -5 बटे x-2। तो कितना आ जाएगा ये 10 बटे x-3 और -5 बटे x-2। यह आ गया आपका 5x-5 अपॉन x-3 इंटू x-2 का मान। अब इसका मान हम कहाँ पर रखेंगे, इस समाकलन के अंदर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, अतः अभीष्ट समाकलन तो अभीष्ट समाकलन था 1dx प्लस के, जो ये था आपका 5x-5 अपॉन x-3 इंटू x-2। इसका मान यहाँ से उठाकर ये रख सकते हैं हम 10 बटे x-3 और -5 बटे x-2। ठीक है, अब इन सब का समाकलन करना है तो 1 एज इट इज रखे अभी 1dx प्लस इस 10 को कॉन्स्टेंट है बाहर लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर बचा ऊपर 1 और x-3 का समाकलन अलग लिखेंगे और इस -5 को हम बाहर लिख करके 1 अपॉन x-2 का समाकलन अलग लिखेंगे। अब सबका समाकलन लिख दीजिए। 1 का समाकलन x होता है प्लस के 10, ये 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x और नीचे जो भी होता है उसे लिख देंगे -5, ये भी 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का समाकलन log x होता है, प्लस क्या आ जाएगा c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मेथड समझ लीजिए, इस टाइप से एक सवाल ज़रूर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, ये समाकलन के क्षेत्र जो अनुप्रयोग से आता है एक सवाल 8 नंबर का, वो वाला सवाल है। ठीक है, ये ज़रूर आता है इस चैप्टर से 8 नंबर का सवाल। तो रेखा y बराबर 3x प्लस के 2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया और NCERT में भी गिवन है। तो इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है रेखा बराबर या रेखा y बराबर 3x प्लस के 2, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इस रेखा का एक चित्र बनाएंगे यानी ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि रेखा कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कैसे मुझे रेखा बनानी है, ऐसे बनानी है या ऐसे बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए। जैसे हम रैखिक प्रोग्रामन में किसी भी रेखा का हम बिंदु निकालते हैं ना, कि x अक्ष पर या y अक्ष पर बिंदु निकालते हैं, इसी टाइप से हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष पर बिंदु निकाल लीजिए पहले। तो लिखेंगे x अक्ष पर y बराबर 0 होता है x अक्ष पर, तो जब मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तब 0 बराबर 3x प्लस के 2, या कह सकता हूँ x बराबर कितना आ जाएगा -2/3, आया ना। तो बिंदु क्या बना, बिंदु बना आपका
-2/3 और 0। और यदि वाई एक्स पर हम पुट करें, वाई एक्स पर x बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एक्स पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 × 0 0, तो y बराबर 2 आ जाएगा। अतः बिंदु क्या बनेगा, 0,2 बनेगा। यानी जो मेरी लाइन होगी वो एक्स एक्स और वाई एक्स को काटेगी कहाँ पर, एक्स एक्स को तो काटेगी -2/3 पर और वाई एक्स को काटेगी 2 पर। तो यहाँ मैं पॉइंट मान लेता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पर -1, यहाँ पर आपका -2 है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 2 है। इसी टाइप से ऊपर मान लीजिए 1 और 2 और नीचे मान लीजिए -1 और -2। अब देखिए लाइन कैसे बनानी है आपको। एक्स एक्स पर x का बिंदु लेना है -2/3, तो माइनस का कहाँ मिलेगा, -x पर मिलेगा। 2/3 का मतलब है 3 × 18 लगभग 0.6 आया ना भाई। 2/3 का मतलब क्या है, 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 कहाँ मिलेगा, 1 से आगे मिलेगा और 0 के बीच में मिलेगा। तो लगभग आधे से, यानी 0.5 होता है यहाँ पर। तो 0.5 कहाँ मिलेगा, 0.6। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर आएगा 0. यानी -2/3 है, ठीक है। और वाई एक्स पर वैल्यू है कितनी, 2। तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 2,0। यानी यहाँ पर इसको ले सकते हैं हम 1 और 2, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है। अब इस लाइन को हम बनाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ऐसे जाएगी ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन है आपकी y बराबर 3x + के 2, ये हमने लाइन बना दी। उसके बाद लाइन तो बना दी, लेकिन एक तो लाइन x अक्ष एवं कोटियों, x अक्ष से घिरा और कोटि x बराबर -1, यानी x बराबर -1 ये लेनी है। तो x बराबर -1 वाली लाइन ये जाएगी, और x बराबर 1, तो x बराबर 1 वाली लाइन ये जाएगी, x बराबर 1 वाली लाइन ये जाएगी। यानी इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक तो ये वाला क्षेत्रफल और एक ये वाला क्षेत्रफल, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष और इस लाइन से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसके हम लिमिट मानेंगे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई, -1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, -1 से लेकर के, और ये दूसरे वाला जो है, सबसे पहले ध्यान से देखिए पूरा का पूरा समाकलन मेरा -1 और 1 तक है। और लेकिन 2 समाकलन है, एक तो एक नीचे की ओर क्षेत्रफल जा रहा है और एक ऊपर की ओर क्षेत्रफल जा रहा है। तो जो नीचे वाला क्षेत्रफल है -1 से कहाँ तक है, ये कौन सा पॉइंट था, -2/3 ही तो था, है ना, जो x का मान आया था। तो -1 से लेकर -2/3 और -2/3 से लेकर 1 तक का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बस यही बात थी इसमें समझने की। अब देखिए ध्यान से, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले -1 से -2/3 तक निकालिए और y का समाकलन कर देना x के सापेक्ष। उसके बाद -2/3 से लेकर 1 तक निकालना है और समाकलन किसका करना है, y का करना है, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करिए। y की वैल्यू है 3x + के 2 dx प्लस -2/3 और उससे 1। y की वैल्यू कितनी है, 3x + के 2। अब इसका समाकलन आपको आता ही है, 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x का समाकलन हो जाएगा x² प्लस 2 का समाकलन हो जाएगा 2x, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी -1 से -2/3 प्लस 3 एज इट इज रहेगा, x का समाकलन x² और 2 का समाकलन 2x, और लिमिट लग जाएगी -2/3 से लेकर 1 तक की, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखिए, -2/3 रखेंगे x के स्थान पर, 3/2 एज इट इज आएगा। पहले तो ये वाला x की वैल्यू है -2/3, स्क्वायर होने पर 4/9 हो जाएगा, है ना, 4/9 प्लस 2 x की वैल्यू है -2/3। अब माइनस रखेंगे और -1 रखेंगे x में, तो 3/2 एज इट इज, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस ही आएगा, माइनस लग रहा है तो -2 और x की वैल्यू -1, ठीक है। ये हमने लिमिट रख दी इसमें, प्लस 3/2। अब 1 रखिए x के स्थान पर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2 × 1 होता है, 2 ही होगा। माइनस लगाएंगे और -2/3 लिखेंगे, तो 3/2 और x का वर्ग करेंगे, यानी 2/3 का वर्ग हो जाएगा 4/9। फिर माइनस लगाएंगे और 2 लिखेंगे, x की वैल्यू -2/3 लिखेंगे,
यहाँ पर मान निकालना, देखिए 3 से गया 3 और 2 दूनी 4, तो अंश यहाँ पर बचा 2/3। यहाँ माइनस के 4/3 हुआ, माइनस के 3/2 हुआ और माइनस माइनस प्लस के 2 हुआ। अब प्लस के 3 एकम 3/2 हुआ इधर, और प्लस के 2 एकम 2 हुआ इधर, और 2 से गया 4 2 बार, 3 से गया 3 बार, तो माइनस के 2/3 हुआ इधर, और माइनस माइनस प्लस के 4/3 हुआ। अब जो कट रहा है उसे काट दी, 2/3 प्लस के 2/3 माइनस के, 3/2 प्लस का 3/2 माइनस का, 4/3 माइनस का 4/3 प्लस का, तो कितना आ गया 2 और 2 4। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स एक छोटी सी जो है तुम्हें लेकर चलना है। ये जो एरिया आएगा नीचे वाला ये निगेटिव आएगा, तो इसलिए एरिया निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेके चलना होता है। तो हम यहाँ पर पहले से ही मोड लगा के चलेंगे कि ये वाला जो एरिया है नीचे वाला एरिया ये हमेशा प्लस का आना चाहिए, इसलिए हमने मोड लगाया। इधर भी हम क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, और इधर भी हम क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे, और इधर भी क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे। अब देखिए इसको अलग सोल्व करना था और इसको हमें अलग सोल्व करना था, तो आ जाएगा ये 2/3 और माइनस के 4/3 माइनस 3/2 और माइनस माइनस प्लस के 2। इसका मोड अलग निकालना है प्लस, और ये तो प्लस का ही आएगा क्योंकि ऊपर वाला एरिया है, तो इसलिए हमने इसमें मोड नहीं लगाया। तो इसमें लिखेंगे 3/2 प्लस 2 एकम 2 माइनस 2/3 और माइनस माइनस प्लस के 4/3। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 में से 4 गए बचेंगे 2, माइनस के 2/3 और माइनस के 3/2 और प्लस के 2। इसको सोल्व करिए अलग, और ये कितना आएगा, ये आधार समान है, 4 में से 2 गए 2/3 बचेगा और 3/2 प्लस के 2 एज इट इज। इसको अलग सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। 6 बनाने के लिए 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, 6 बनाने के लिए 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से, 6 बनाने के लिए 6 से गुना तो ऊपर भी 6 से। तो ऊपर कितना आ गया, माइनस के 2 दूनी 4 माइनस के 3 तिया 9 और 2 छिक्का 12। ठीक है, प्लस इसमें एलसीएम लेंगे, इसमें भी 6 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा नीचे 6। तो 6 बनाने के लिए 3 से गुना 3 तिया 9 प्लस 6 बनाने के लिए ऊपर 2 6 दूनी 12 और 6 बनाने के लिए 2 से गुना 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, 13 में 12 जाएंगे, माइनस के 1/6 आएगा, इसका मोड लेना है प्लस 9 और 12 21, 21 और 4 25/6 और मोड के बाहर जब ये माइनस की वैल्यू आएगी प्लस की बचेगी 1/6 प्लस के 25/6, 25 और 1 26/6 और 26/6 में 2 से काट सकते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा इसमें 13/2 वर्ग इकाई। तो आपको बस इसमें क्या लेके चलना था पहले वाले का मोड लेके चलना है, दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है। और ये आपको समझ लेना है कि ये मैंने चित्र कैसे बनाया, कैसे मैंने लिमिट डिसाइड करी और कैसे मैंने पॉइंट निकाले। ठीक है, वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपके अवकल समीकरण वाले चैप्टर से है। इसमें आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 101% आना है, जिसमें आपसे घात या कोटि पूछता है। तो ये वही क्वेश्चन है कि 5x² डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल की बात 4 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि होगी। इसमें सिंपल से आपसे कोटि पूछे, तो कोटि का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार अवकलन किसका हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार अवकलन हो रहा है, तो 3 इसकी कोटि हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने एक अवकल समीकरण दी गई है, इसको हल करना है आपको। तो अवकल समीकरण के हल करने के 3 तरीके होते हैं कि चरों को पृथक्करण से भी कर सकते हैं हम, और रैखिक समीकरण बना के कर सकते हैं, और समघातीय अगर होती है उसको अलग करते हैं। तो पहले ये देख लीजिए किस टाइप के अवकल समीकरण है, क्या इसमें चरों को पृथक किया जा सकता है या नहीं। क्या सबसे पहले इस माइनस वाले को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो वाई log वाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक्स डी वाई। अब जो x वाले हैं dx के साथ चले जाएंगे और जो y वाले हैं वो dy के साथ चले जाएंगे। तो x वाला ये है, तो x को इधर ले जाएंगे बटे में, तो dx बटे में x आ जाएगा, और ये y वाले जितने भी हैं ये y के बटे में चले जाएंगे, dy अपॉन y log y। अब हो गया, चरों को पृथक कर दिया हमने, तो अब दोनों का समाकलन कर देंगे सिंपल सा। तो सिंपल से समाकलन करने के लिए
यहाँ पर तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा log x, लेकिन यहाँ पर अगर ये y होता खाली तो log y हो जाता। तो यहाँ पर मुझे पहले log y को t मानना पड़ेगा क्योंकि इसका अवकलन रखा हुआ है ना। तो लिखेंगे माना log y बराबर t। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे 1/y और y का फिर dy हो जाएगा और इधर dt। तो ये वाली टर्म तो चली जाएगी dt में और log y चला जाएगा t में। तो क्या बन गया इधर dx/x बराबर dt/t। अब इसका समाकलन हम आराम से कर सकते हैं। x का 1/x का समाकलन हो जाएगा log x और 1/t का समाकलन हो जाएगा log t, प्लस एक होता है c, तो c को भी हम log के जैसे ही ऐड करेंगे। अब इसमें t का वापस से मान रखना है। log x बराबर, या पहले इसकी गुना कर दीजिए भाई, log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा log ct। इधर log से log ख़त्म, तो x बराबर ct हो गया। t का मान क्या था, t का मान था log y, तो log y रख देंगे यहाँ पर t का मान और इंटू c बराबर x। तो यह क्या दीजिए log y बराबर x/c, या y बराबर, जब log को इधर ले जाएंगे तो e की पावर में पहुंच जाएगा e की पावर x बटे में c। तो ये आ जाएगा इसका अवकल समीकरण का हल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कितनी बार आपसे बोर्ड में पूछा भी गया है। 2019 से लगातार आपके बोर्ड में आ रहा है। 19, 20 और 21 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे बोर्ड के कोरोना के समय, तो 22 में आया, फिर 23 में और 24 में भी लगातार 3 सेट में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% इस सवाल भी आने के इसके चांसेज हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सीधा आपसे 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। जो आपको अवकल समीकरण दी है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 + y² dx। इसमें सबसे पहले dy/dx निकालिए, क्योंकि इसमें चरों को तो हम पृथक कर नहीं सकते, क्योंकि dy के साथ x भी है और y भी है। अगर ये गुना में होते तो हम x वाले को x के भाग में ले जाते और y वाले को y के भाग में ले जाते, लेकिन बीच में आ गया प्लस माइनस साइन। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकालिए। तो dy/dx निकालने के लिए इस dx को इधर लाया, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो 1 + y² बटे ये बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस के x। ठीक है, अब अगर मैं चाहता कि इसको इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख सकता हूँ, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो dx बटे dy लिखो, तो इधर से भी पलटिए इसको, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 + y²। अब मैं इसके नीचे अलग, इसके नीचे इसको अलग लिख सकता हूँ। तो इधर लिखेंगे tan इनवर्स y/1 + y² और माइनस एक्स बटे 1 + y², और इधर आ गया dx/dy। अब x वाले को इधर ले आइए, तो dx/dy बराबर x प्लस का हो जाएगा इधर आके x बटे 1 + y² बराबर tan इनवर्स y और ओपन में 1 + y²। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसको हम लिख सकते हैं, हम चूँकि या समीकरण 1 की तुलना dx/dy प्लस में px बराबर में q, इससे करने पर ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। से करने पर तो इससे तुलना करेंगे, यहाँ पर p का मान क्या आ जाएगा, जो x की गुणा में है वो p है, यानी x की गुणा में हम लिख सकते हैं 1/1 + y², हाँ है ना। तो हम लिखेंगे p बराबर 1/1 + y², और q बराबर क्या आ जाएगा, जो साइड में लिखा हुआ है वो q होता है, तो साइड में ये लिखा हुआ है, तो लिखेंगे tan इनवर्स y/1 + y²। अब इसको निकालने के बाद अब निकालते हैं IF। ठीक है, तो IF क्या होता है इस वाले समीकरण का, e की पावर p और dy हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर p कितना है 1/1 + y² और dy लिखेंगे 1/1 + y² किसका इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स y, तो e की पावर लिखेंगे tan इनवर्स y। तो ये आ गया आपका IF। ठीक है, e की पावर tan इनवर्स y। अब इसका हल क्या होता है इस टाइप के अवकल समीकरण का हल, तो हल होता है XIF बराबर QIF इंटू y, जिसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष है, तो dy लिखेंगे इधर भी और प्लस के c। x क्या है इसमें, x एज इट इज रहने दीजिए, IF की वैल्यू लिखे e की पावर tan इनवर्स y
बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू ये रही tan इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की आई एफ का मान कितना है ई की पावर tan इनवर्स वाई और डी वाई प्लस के सी। अब देखिए इसको हमें समाकलन करना है इस वाले का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं tan इनवर्स x का अवकलन रखा हुआ है नीचे, तो हम tan इनवर्स y को t मान सकते हैं, हाँ या ना। तो लिखेंगे माना, सबसे पहले माना tan इनवर्स y बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा और डी वाई बराबर डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डी टी के बराबर, और जहाँ जहाँ पर tan इनवर्स y है वहाँ पर t लिख देंगे। तो इधर लिखेंगे x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर इधर आ जाएगा t इंटू ई की पावर t और प्लस में c और ये dt आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब ये अवकल समाकलन बन गया दो फंक्शनों की गुणा में, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, आइलेट के अनुसार। आइलेट आपको याद है कितना क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ये हो जाएगा e की पावर t और एलजेब्रिक ये हो जाएगा t। तो पहले एलजेब्रिक को मानेंगे और सेकंड एक्सपोनेंशियल को मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको एज इट इज लिखिए पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का समाकलन e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है माइनस पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन e की पावर t, फिर इसका दोबारा से समाकलन प्लस c t e की पावर t एज इट इज माइनस 1 इंटू ई की पावर t, e की पावर t ही होगा और e की पावर t का फिर से समाकलन करेंगे e की पावर t ही आएगा प्लस c, दोनों में से e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 1 बचेगा प्लस c और x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। e की पावर t का वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स y, तो यहाँ पर रख देंगे e की पावर tan इनवर्स y और t माइनस 1 और प्लस में c x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। अब इस tan इनवर्स y से दोनों तरफ भाग लगा देंगे तो इधर आ जाएगा x इन बराबर e की पावर tan इनवर्स y से tan इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स y नहीं है तो इसमें आ जाएगा t माइनस 1 प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस के tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखिए t का मान कितना था, tan इनवर्स y यहाँ पर रख देंगे tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस के tan इनवर्स y और x बराबर, ये इस समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, सीधा 8 नंबर में आता है, आपसे पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में क्या फिर बार, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, नोट कर सकते हो। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, ये सदिश बीजगणित वाले चैप्टर से है। यदि वेक्टर a बराबर √3 और वेक्टर b बराबर 2 और a डॉट b का मान है √6, तो सदिशों a और b के बीच का कोण होगा। तो वेक्टर दो वेक्टरों के बीच का कोण आपको याद है ना कि कोस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट b बटे में मोड a इंटू मोड b, ये फॉर्मूला होता है। तो a डॉट b का मान कितना दिया है उसने, √6 दिया है, बटे मोड a का मान कितना दिया है, √3 दिया है, और मोड b का मान कितना दिया है, इंटू में 2 दिया है। तो कितना आ जाएगा, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3, हाँ है ना, और नीचे आ जाएगा √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल तो √2 बटे 2 आ गया। जब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये बनेगा 2 बटे में, नीचे बनेगा 2 √2, तो 2 से गया 2 और नीचे बनेगा 1/√2, यानी कोस थीटा का मान है 1/√2। कोस में किसका मान होता है 1/√2, आप कहोगे सर 45 का, तो कोस 45 को मैं लिखता हूँ π/4, तो कोस से कोस गया, थीटा कितना आ गया π/4, तो π/4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपको याद होना चाहिए, दो वेक्टरों के बीच का कोण। ठीक है, इससे भी सवाल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, यदि वेक्टर a बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर b बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है तो a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए। तो a क्रॉस b का मान आप निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b को पहले एक सारणिक बनाते हैं, i j k लिखते हैं। अब i के गुणांक i के नीचे, j के गुणांक j के नीचे और k के गुणांक k के नीचे। i की गुणा में 1 है, इधर 1 लिखेंगे, j की गुणा में 2 लिखेंगे, k की गुणा में 3 लिखेंगे। i की गुणा में 3 लिखेंगे, b की गुणा में 2 लिखेंगे और k की गुणा में 1 लिखेंगे। अब इसका प्रसार कर देंगे, तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 2 एकम 2 और माइनस 2 तिया 6, माइनस के j होता है, इसको ढकेंगे इसके साथ, 1 एकम 1 और माइनस 3 तिया 9 प्लस के k
इसको ढकेंगे इसके साथ, 2 एकम 2 और माइनस 3 दूनी 6, तो 2 में से 6 गए माइनस 4 आई, 1 में से 9 गए माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस के 8 जे हो जाएंगे, 2 में से 6 गए माइनस 4 तो माइनस के 4 के हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस बी का मान पूछा था हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। इसमें लिखा है बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 के कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण लिखिए। तो आपको रेखा के दोनों समीकरण अच्छे से याद होने चाहिए, कार्तीय समीकरण भी और सदिश समीकरण भी। तो सदिश समीकरण क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम वेक्टर ए लिखते हैं। तो लिखेंगे, दिया है वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस के 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये i होता है, ये j होता है, ये k होता है, लिख दिया। उसके बाद जिसके समांतर होती है उसको b वेक्टर से लिखते हैं, 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 8k कैप। अतः रेखा का समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस में लैम्बडा वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए का मान हो जाएगा आपका 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस में लैम्बडा, और बी वेक्टर का मान हो जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 8k कैप। ये आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका रेखा का समीकरण। 2 नंबर में आपसे रेखा का कार्तीय समीकरण या सदिश समीकरण पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी वाला सवाल 101% आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि 8 नंबर का हमेशा पूछा जाएगा। इसी प्रकार जो अवयव वाले चैप्टर से आता है आपका 3 अवयव समीकरण देता है, उसको हल करने वाला 8 नंबर में पूछा जाता है। तो ये फिक्स होते हैं 8 नंबर के, ये हमेशा पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। तो 2 रेखाएं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इधर आर दिया है, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के k कैप। इसमें इस वाले वेक्टर को लिखते हैं हम ए वेक्टर, तो इसे a1 वेक्टर नाम दे देंगे, आई कैप प्लस जे कैप। इसको लिखते हैं हम बी वेक्टर, तो b1 नाम दे देंगे क्योंकि पहली रेखा है, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के k कैप। और दूसरी रेखा कौन सी है, आर वेक्टर बराबर ये वाली रेखा है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के k कैप प्लस के म्यू 3i कैप माइनस के 5j कैप प्लस के 2k कैप। इसको हम नाम दे देंगे a2 वेक्टर, तो 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के k कैप हो गया। और इस वाले वेक्टर को नाम दे देंगे हम b2 वेक्टर ना, इसको लिखेंगे हम 3i कैप माइनस के 5j कैप प्लस के 2k कैप। अब 2 रेखाओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है आप इसको याद होगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, b1 क्रॉस b2 इंटू का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 और बटे में b1 क्रॉस b2 का मोड और फिर टोटल का मोड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालिए, तो b1 क्रॉस b2 बराबर, यानी b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई कैप जे कैप के कैप। इसको क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, तो 2 माइनस 1 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 1, इधर लिखेंगे 3 माइनस 5 2। ठीक है, इसका प्रसार करेंगे आई कैप, इसको लिखेंगे 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस के 5 माइनस के जे कैप, इसको ढकेंगे इसके साथ 2 दूनी 4 3 एकम 3 प्लस के कैप, इसको ढकेंगे इसके साथ माइनस के 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस के 3, इधर बचेंगे 3 आई कैप, इधर बचेंगे आपके 1 जे कैप और माइनस के 7 k कैप। ये आया आपका b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब लगे हाथ तो इसका मोड और निकाल लीजिए, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। तो किसी भी वेक्टर का मोड निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों का स्क्वायर करके योग कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50 और 9 59 आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 59। अब a2 माइनस a1 निकालिए, a2 माइनस a1 वेक्टर, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया आई कैप बचेगा, j में से j गया 0 बचा, तो j को लिखेंगे नहीं,
के माइनस के हैं, इधर के है नहीं तो माइनस के वेक्टर बचा। ठीक है, अब आता है बीच की दूरी। बीच की दूरी में इसका फॉर्मूले में सब मान रख दीजिए। b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट आया था ये वाला, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप इंटू डॉट a2 माइनस a1 आया है i माइनस के बटे b1 क्रॉस b2 का मोड, तो b1 क्रॉस b2 का मोड आया √59 और फिर टोटल का भी मोड। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 की i में करेंगे 3, j की j में करते लेकिन j है नहीं तो छोड़ो इसको, k की k में गुना करेंगे तो 7 एकम 7 बटे में √59 और मोड, 3 और 7 आ जाएंगे 10 और बटे में आ जाएंगे आपके √59। तो ये अब और बाकी आगे कटेगा नहीं तो इसको ही हम आंसर लिख देंगे, मात्रक जो भी आंसर होगा यही आपकी बीच की दूरी है। तो देख लीजिए कितना आसान है और फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सीधा आपका 8 नंबर में पूछा जाएगा। नोट करिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 आपके रैखिक प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर से लिया है। ये 101% आपसे हर बार पूछा जाता है और 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाइएगा। देख सकते हो कितनी बार आपसे बोर्ड में पूछा भी गया है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार इक्वेशन यही आए, इक्वेशन चेंज करके दे सकता है, लेकिन मेथड वही रहेगा जो मैं सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन जो आपको समीकरण ने दिए हैं, इसका नंबर 1 मान लीजिए, नंबर 2 और नंबर 3 मान लीजिए। जिसमें x और y है उन्हीं को समीकरण मानते हैं बस। ठीक है, इन दो के इक्वेशन नहीं मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट के बिंदु निकालिए, इक्वेशन सेकंड के और इक्वेशन थर्ड के। ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे x अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या होता है y बराबर 0। जब इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, तो बचेगा क्या, x बराबर आता है x बराबर 60। तो बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेगा 60,0। अब y अक्ष पर निकालेंगे, y अक्ष पर x बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा बताइए। x बराबर अगर मैं 0 रख दूँ समीकरण 1 में तो 3y बराबर 60 आ जाएंगे और 3 से 60 20 बार कटेगा तो y का मान आ जाएगा 20। तो बिंदु कितना बनेगा 0,20 आया ना। अब समीकरण सेकंड पर आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो x अक्ष पर y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 तो x बराबर 10 आ गया, अतः x बराबर 10। तो बिंदु कितना आया, बिंदु आया 10 0। अब y अक्ष पर निकालिए, y अक्ष पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो भी y बराबर 10 आएगा, तो बिंदु कितना आएगा 0 10 आएगा। ठीक है, अब तीसरे वाले में जो है x बराबर सीधा y है, यानी जो x का मान है वही y का मान है, तो इसकी जो लाइन बनती है x बराबर y की, ये डायरेक्ट ऐसे जाती है मूल बिंदु से होकर जाती हुई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए x बराबर y की लाइन कैसे बनती है। अब सीधा आएंगे हम ग्राफ पर, और ग्राफ पर आने से पहले इन दोनों इक्वेशन के प्रतिच्छेद बिंदु और निकाल लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 के। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, तो इन दो को जब हल करेंगे इनके प्रतिच्छेद बिंदु देखिए। ये समीकरण 1 में x है, इधर भी x है, विलोपन विधि से हम एक दूसरे को घटा सकते हैं, तो इसमें से इसे घटाएंगे कितना बचेगा, x में से x गया खत्म, 3 में से 1 गए बचेंगे 2y बराबर 60 में से 10 गए बचेंगे 50, तो y का मान कितना आ गया 25। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, चलो 2 में रख दो y का मान 25, तो 25 इधर जाके -15 हो जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा -15। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु मेरे आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु -15 और 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाएंगे, पहले बिंदु में देखिए कोई माइनस की वैल्यू है क्या, जो माइनस की वैल्यू है प्लस की 60 है, इधर भी 10 है, इधर -15 है, यानी x पर -15 लेना है और y पर कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है। तो y का अक्ष जो है हमेशा छोटा बनेगा, थोड़ा सा छोटा, और x का थोड़ा बड़ा सा बना लीजिए निगेटिव वाला, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये मूल बिंदु 0। अब ध्यान से देखिए जो बिंदु हैं 60 20 10 10, ये सारे 10 10 के अंतर पर आ रहे हैं, तो मैं 10 10 के अंतर पर बना लेता हूँ। तो इधर मैं मान लेता हूँ 10, इधर 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50 और इधर 60, बस मैक्सिमम 60 तक मान लीजिए। पीछे -10 -20
बस। अब वाई एक्स पर देखिए, वाई एक्स पर भी 10, 20 और 30 ये मान लीजिए, और इधर नीचे -10। बस। अब बिंदु डिनोट कीजिए। पहला बिंदु है मेरा 60 जीरो, तो 60 जीरो मिलेगा मुझे एक्स एक्स पर, तो एक्स एक्स पर ये रहा 60 जीरो, तो इसको नोट करेंगे 60 जीरो। दूसरा बिंदु है 0-20, कहाँ मिलेगा? वाई एक्स पर, 0-20 यानी वाई एक्स पर, ठीक है, 0-20। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, तो इन दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाऊंगा तो एक रेखा बनेगी। इस रेखा का नाम दे देंगे जो भी समीकरण एक है, x + 3y <= 60। अब देखिए दूसरे वाली इक्वेशन में 10 जीरो कहाँ मिलेगा? एक्स एक्स पर, तो एक्स एक्स पर 10 जीरो यहाँ मिलेगा, यह है आपका 10 जीरो। दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? 0-10 वाई एक्स पर, तो 0-10 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 0-10 वाई एक्स पर। इन दोनों लाइन को मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों लाइन को हमने मिला दिया। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन कौन सी है? समीकरण 2, तो समीकरण 2 को लिखेंगे x + y > 10। अब ये जो तीसरी लाइन है x < 10 y, यानी x बराबर y बोल सकते हैं, तो ये जाएगी सीधी, ये जाएगी कहाँ से? सीधी काटती हुई, ठीक है। ये है आपकी x < y। अब एक काम करिए, जो ये लाइन है समीकरण 3, ये समीकरण 1 को भी काट रही है और रेखा 2 को भी काट रही है, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु और निकाल लीजिए। यानी समीकरण 1 और 3 को हल करो और समीकरण 2 और 3 को हल करो, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को हल करने पर तो जो समीकरण 1 में हम हल करेंगे, x बराबर y पुट कर दीजिए, कहाँ पर? समीकरण 1 में। x का मान अगर मैं y पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा इधर 4y बराबर में 60, तो 4 से 60 गया 15 बार, ठीक है। और समीकरण 3 में वापस रख देंगे y का मान, तो x का मान भी 15 ही आ जाएगा, x बराबर 15। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितने बने? 15-15, प्रतिच्छेद बिंदु 15-15। अब समीकरण 2 व 3 को हल करिए। समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, इसको हल करने के लिए x का मान y समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y और y कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे, तो 2y > 10, तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। इसको चाहे बराबर भी लिख सकते हो। जब y का मान 50 है तो x का मान भी y का मान 5 है, तो x का मान भी 5 ही आएगा, क्योंकि x बराबर y है, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गया, यानी बिंदु क्या बना मेरा? 5-5। अब देखिए समीकरण 1 और 3 कहाँ पे काट रही है? 15-15 पे, तो ये 1 थी, ये 3 है, ये कहाँ पे काटेगी? 15-15 पर, ठीक है। और समीकरण 3 व 2 कहाँ काट रही है? 5-5 पर, तो ये बिंदु है मेरा 5,5। अब देखिए मुझे एरिया निकालना है, मेरा एरिया कहाँ से कहाँ तक आएगा। ये वाली फर्स्ट लाइन देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट लाइन <60 है, तो यानी नीचे की ओर जाएगी, ठीक है, ये ग्राफ इसका नीचे की ओर जाएगा। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन कैसी है? <10 है, तो ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। अब तीसरी वाली लाइन जो है <y है, तो ये ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, ये y से छोटी मान है तो ऊपर की ओर जाएगा, और x जो है ये इधर की ओर जाएगा और y भी इधर की ओर जाएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो ग्राफ काट रहा है वो कहाँ पर काट रहा है? इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ग्राफ मेरा आ रहा है, देख सकते हो आप। तो ये वाला एरिया ही मेरा क्या हो जाएगा? अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके हमें कोणीय बिंदु चाहिए। कोणीय बिंदु कौन कौन से? एक तो ये वाला कोना है, एक ये वाला कोना, एक ये वाला कोना, एक ये वाला कोना। चारों के निर्देशांक पता है, इसके 15-15 हैं, इसके 5-5 हैं, इसके कौन से हैं? 0-10, इसके हैं 0-20। तो अब नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, और इधर लिखेंगे z बराबर जो भी हमारा इक्वेशन दी थी 3x + 9y, ठीक है। कोने बिंदु मान लीजिए इसको A, और इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया, इसको C और इसको D। तो A का मान है 15-15, इसको B मान लीजिए, इसको C, इसको D। A है तुम्हारा 15,15, B है आपका 0-20, और C है आपका 0-10, और D है आपका 5-5। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू भी 15 रखेंगे, तो z का मान कितना आएगा? 15 या 45 प्लस 9 और 15 निम्मा 135, तो 15, 45 और 135 कितना हो जाएगा? 5-5 0, हासिल लगो 1,
5 और 13 18, यानी 180 हो गया। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, तो y की वैल्यू 20 रखिए, 20 नहीं में 180, तो z बराबर आ गया 180। यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो 10 नाम 90 हो जाएगा, z का मान 90 हो जाएगा। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, 5 या 15 और प्लस 9 पंजे 45, 15 45 कितना होता है 60 होता है। अब हमें क्या करना था, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण। उसने बोला है न्यूनतमीकरण कीजिए, तो न्यूनतम के लिए सबसे छोटा मान कौन सा है, ये है, तो इधर लिखेंगे न्यूनतम। अतः बिंदु D यानी 5,5 पर z का न्यूनतम मान बराबर 60 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार बोर्ड में पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 आपके लास्ट चैप्टर से है, जिसमें प्रायिकता वाला चैप्टर है आपका। यदि पी ए बराबर 0.6, पी बी बराबर 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18 है, तो पी बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल भी आपसे हर बार पूछा जाता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि पी बी बटा ए का फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए पहले, पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में जो भी है उसकी प्रायिकता यानी कि पी ए की प्रायिकता लिखेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.18, बटे में पी ए का मान है 0.6। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगी, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो आएगी। 36 18, 1 जीरो से गया 1 जीरो, तो 3/10 आ गया। ये 3/10 का मतलब 0.3 हो जाएगा। तो पी बी बटा ए का मान कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, नोट करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए, तो बताएं क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। तो हमें चेक करना है क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं या नहीं है। 2024 में 2 बार पूछा गया है और एनसीईआरटी में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक पासा होता है, उसको जब हम एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि कितनी आती है, आपको याद होगा कि सर 6 आती हैं। तो लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि बराबर होती है 1 की 1 भी आ सकता है पासे पर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये टोटल पॉसिबिलिटी होती है आने की। लेकिन उसने बोला है कि 2 घटना है, एक तो पासे पर संख्या 3 का अपवर्त्य है। संख्या 3 का अपवर्त्य का मतलब 3 से कटने वाली। तो 3 से कटने वाली कौन कौन सी, एक तो 3 है, एक 6 है, यानी ये 2 संख्याएं आएंगी। तो लिखेंगे ऐसे लिख देंगे इसको, और ई बराबर संख्या 3 का अपवर्त्य है यानी 3,6 आ जाएगी। और इसको f से निरूपित कर रहे हैं किसको, पासे पर संख्या सम है, तो सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6, तो f बराबर आ जाएंगे 2,4,6 निकालेंगे। अब ये चेक करना है कि बताएं क्या घटनाएं e और f स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता के लिए आपको 2 कंडीशन याद होगी कि पी ए अगर पी बी का गुणनफल आपका पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए, तो वे दोनों घटनाएं कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो सबसे पहले पी ई निकालिए। तो पी ई कैसे निकालेंगे कि दो अवयव हैं इसमें, कितने में से, 6 में से, तो इसका मतलब आ जाएगा 1/3। पी एफ निकालिए, पी एफ का मतलब 3 है इसमें और बटे में 6 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अब सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालिए ई और एफ का। ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन अवयव, तो कॉमन अवयव केवल और केवल एक ही है, तो इसमें 1 6 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, इसमें एक एलिमेंट है, कितने में से, 6 में से, तो 1/6 आया। तो क्या हम लिखेंगे पी ई इंटू पी एफ, तो पी ई का मान है 1/3 इंटू पी एफ का मान है 1/2, इसका मान कितना है 1/6। क्या ये 1/6 इसके पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे बराबर पी ए ई इंटरसेक्शन एफ। अतः 2 ई और एफ स्वतंत्र हैं। ठीक है, जब दोनों कंडीशन बराबर आ जाएं कि पी ई इंटरसेक्शन पी ई और पी एफ दोनों का इंटरसेक्शन का गुणनफल बराबर हो, तो क्या होती हैं वे दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको मुझे करके कमेंट में बताइएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो मुझे बेझिझक होकर कमेंट पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।